हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 के अंतर्गत उड़ीसा सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके बारे में। इस अमेंडमेंट को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वेडनेसडे को, उसमें पास कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इस अमेंडमेंट से होगा क्या, तो जगन्नाथ मंदिर की जमीन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी विवाद है, उस विवाद को ये जल्दी सुलझाने का काम करेगा। बेसिकली हम और आप जितने प्लेस में जगन्नाथ मंदिर को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ मंदिर के नाम पे सिर्फ उतना ही जमीन है, उसके आसपास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जो जगन्नाथ मंदिर के नाम पर हैं, लेकिन वहाँ पे आम लोग रह रहे हैं। कोई घर बना के रह रहा है, कोई दुकान खोल के रह रहा है, कोई स्कूल खोला हुआ है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। तो ये सारी जो विवाद हैं, जो समस्याएं हैं, इनको ये अमेंडमेंट बहुत ही जल्दी सॉल्व करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे जुड़ा हुआ सभी इशू के बारे में कि बेसिकली ये जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 है क्या, अमेंडमेंट क्या लाया गया है और इसकी जरूरत क्यों थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर को पुरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है, समुद्र किनारे। और हमारे देश में जो 4 धाम को आइडेंटिफाई किया गया है उसमें से एक धाम जगन्नाथ मंदिर भी है और 3 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका। बेसिकली जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और जगन्नाथ भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान का ही एक दूसरा रूप है। इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान के अलावा कृष्ण भगवान के जो भाई हैं बलदेव, जिन्हें कि बलभद्र भी कहा जाता है, बाल भद्र भी कहा जाता है, उनकी जो बहन है सुभद्रा, उनकी भी यहाँ पे पूजा होती है। और जब कभी भी हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो एक विजुअल हमारे आंखों के सामने आ जाता है रथ यात्रा का। बहुत ही भव्य रथ यात्रा होता है, हर साल टीवी पे लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है। और जो लोग उड़ीसा में रह रहे होंगे, जो लोग पुरी में रह रहे होंगे, उनको तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा। बहुत सारे पृष्ठ होते हैं जो कि रथ को खींचते हैं। रथ काफ़ी भव्य होता है, बहुत सारे फूल वगैरह से वो सजे होते हैं, बहुत ही भव्य नज़ारा होता है। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस मंदिर को दूसरे मंदिर से अलग बनाती है वो ये है कि आमतौर पर हम दूसरे मंदिरों में देखते हैं कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो या तो पत्थर की होती हैं या तो वो मेटल की होती हैं, कोई धातु की होती है, सोना, चांदी, पीतल, इन सब की। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की हैं। ये बहुत ही रेयर केस में, शायद ही कहीं पे ऐसा होता होगा कि लकड़ी की यहाँ पे मूर्तियां की पूजा की जाती है। और ये मूर्तियां हर 12 साल या 19 साल में चेंज होती हैं। इनको नई लकड़ी से बनाया जाता है और फिर इसकी पूजा जो है वो शुरू की जाती है। अब ये इतनी बड़ी मंदिर है, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करने आते हैं, 4 धाम में से एक है, तो ये जरूरी है कि इस मंदिर के रख रखाव के लिए कोई एक नियम कानून होना चाहिए। और यही नियम कानून है जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 के अंतर्गत सभी मेंशन है। 1954 से पहले भी, सबसे पहले 1806 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस मंदिर के रखरखाव के लिए रेगुलेशन को जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे नियम कानून बताए गए थे कि जो सरकार है उनके द्वारा ही मंदिर के अंदर प्रीस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। फॉर्मली अगर हम कहें तो उड़ीसा सरकार के द्वारा 1952 में जगन्नाथ टेम्पल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और 1954 से ये काम करना शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजन हैं। मंदिर की जो जमीन है उससे जुड़ा हुआ मंदिर के पास जो अधिकार है उसको लेकर के यहाँ पे प्रोविजन है। जो सेवायत हैं उनकी क्या क्या ड्यूटी है मंदिर के लिए, उससे जुड़ा हुआ प्रोविज़न है। जैसे कि आपको पता होगा बैंक वगैरह में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, तो उसी प्रकार से जो ये ऐसी बड़ी बड़ी मंदिरें होती हैं उनमें मैनेजिंग कमेटी होता है। तो यहाँ पे जो जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी है उसके पास क्या क्या पावर हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ प्रोविज़न कहे गए हैं। इस पूरे एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 16 का क्लॉज 2 ये कहता है कि मंदिर का जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो लैंड है, उसको राज्य सरकार के परमिशन के बिना बेचा भी नहीं जा सकता है, लीज पे भी नहीं दिया जा सकता है, ना ही तो इसको गिरवी रखा जा सकता है। इसी अब पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन 16 है इसी में बदलाव लाया गया है। ये जो अभी अमेंडमेंट लाया गया है जिसको कि कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे जो राज्य सरकार से परमिशन लेने वाली बात थी
थी उसको हटाया जा रहा है। अब किसी भी ज़मीन को जो कि भगवान जगन्नाथ के नाम पर है उसको बेचा भी जा सकता है बिना राज्य सरकार के परमिशन के, उसको गिरवी पर रखा जा सकता है और उसको लीज पर भी दिया जा सकता है। और ये जो पावर है ये अब दे दिया गया है टेम्पल मैनेजिंग कमेटी को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, जो कलेक्टर वगैरह होंगे, उनको ये पावर दे दिया गया है। अब एक सवाल आता है कि ये फैसला लिया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों थी। तो देखिए 2003 में एक सर्वे कराया गया था जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा, और ये पाया गया कि राज्य के 24 डिस्ट्रिक्ट में 60,426 एकड़ ऐसे लैंड हैं जो कि जगन्नाथ भगवान के नाम पर हैं। और इसके अलावा राज्य के बाहर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में 395 एकड़ ज़मीन को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया जो कि जगन्नाथ भगवान के नाम पर है। और ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन खाली है, इस ज़मीन के ऊपर जो है लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों ने घर बना लिया है, कुछ लोगों ने स्कूल बना लिया है, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल खोल लिए हैं, और वो तकरीबन 5 डेकेड से 40 से 50 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे मंदिर प्रशासन के द्वारा जो एक प्रपोजल रखा गया उन लोगों के सामने कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आप जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं उस ज़मीन को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं या फिर आप लीज पे रह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस था पूरा 2003 में ये फैसला लिया गया, ये प्रपोजल रखा गया लोगों के सामने। तो लोगों को यहाँ पे करना क्या था, राज्य सरकार को यहाँ पे उन्हें एप्लीकेशन देना था वो जो ज़मीन का ओनरशिप है वो पाने के लिए। अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में, 24 डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोगों ने ज़मीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो उन सभी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजे जाने लगे। और आपको पता है कि जहाँ पे भी सरकारी काम आता है वहाँ पे तो लेट होना नेसेसरी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था किसी एक व्यक्ति के लिए जो कि 40 से 50 साल से रह रहा था उस ज़मीन के ऊपर घर बना करके ओनरशिप पाने का, वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टीडियस हो गया था और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया था। किसी किसी केस में तो 2 से 4 साल एक व्यक्ति को लग जा रहा था ये जो क्लियरेंस है वो हासिल करने में राज्य सरकार से, और जिससे कि हजारों जो एप्लीकेंट्स थे उनको यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और जो मंदिर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। साल 2001 से लेकर के साल 2010 तक अगर हम देखें तो सिर्फ 291 एकड़ ज़मीन का जो सेटलमेंट है वो पूरा हो पाया था। 2011 से 2021 तक सिर्फ 96 एकड़ ज़मीन का सेटलमेंट पूरा हो पाया था। और यहाँ पे जो राज्य सरकारें, जो यहाँ पे मंदिर प्रशासन थी, उनको भी बहुत कम यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था। 11.20 करोड़ का बस उनको लाभ हुआ था। अब आप ही सोचिए कि अगर मंदिर प्रशासन के पास इतना सारा ज़मीन है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंदिर को नुकसान कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो यहाँ पे ये फैसला लिया गया है अब इस अमेंडमेंट के थ्रू कि राज्य सरकार से जो ये अप्रूवल लेने का प्रोसेस था, ये प्रोसेस को अब खत्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट जो है टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे उनके पास ये पावर आ गया है कि वो ज़मीन को किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी वो यहाँ पे लीज पे दे सकते हैं और उसको गिरवी भी रख सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास से जो अप्रूवल देने का पावर था वो यहाँ पे हटा दिया गया है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट तो आम लोगों को होगा, जो लोग वहाँ पे बहुत सालों से घर बना करके रह रहे थे, उनके लिए मुश्किल होता अगर ये ऑर्डर आ जाता कि उनको हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे उनके लिए एक अच्छी बात होगी कि अब उनको ओनरशिप मिल जाएगा, ज़मीन का कागज़ मिल जाएगा, वो ऑफिशियली जो है उस ज़मीन के मालिक हो जाएंगे, या फिर अगर वो लीज पे लेंगे तो वो भी एक ऑफिशियल प्रक्रिया होगा। साथ ही में जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि वो जो लोग रह रहे थे वो ज़मीन खरीदेंगे तो पैसा आएगा उनके पास, जिससे मंदिर को और अच्छे तरीके से देखा जा सकेगा। तो यही पूरा फैसला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या लगता है उड़ीसा सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो सही है कि नहीं है? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।